फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के पीजीटी साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं और आपको अपनी तैयारी किस लेवल पे करनी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फंक्शनल फिक्सडनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन, कार्यात्मक अटलता किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डे ड्रीमिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कार्यात्मक अटलता जो है एक तरह से क्या करता है, बाधा का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रॉपर एक प्रोसेस के तहत हमारे माइंड में किसी काम को लेकर के उसका एक प्रोसेस हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है और हम उससे अलग किसी सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाते। तो कहीं ना कहीं कार्यात्मक अटलता कई बार हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्पस कैलोज़म को काट देने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस का थैलेमस से संबंध विच्छेद होना, बायां गोलार्ध यानी कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच में पार्टीशन होना, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में पार्टीशन होना, या फिर आपका पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में संबंध विच्छेद होना। तो जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली कार्पस कॉलोज़म क्या होता है, बाएं गोलार्ध और दाएं गोलार्ध को एक तरह से जोड़ करके रखता है। तो ये वाला जो होता है यही कार्पस कॉलोज़म कहा जाता है। इसको हम कट कर देते हैं तो फिर ये दोनों के बीच में रिलेशन जो है ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि आपका और पैवलो की थ्योरी से। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्लासिकल कंडीशनिंग प्रक्रिया में युग्मित उद्दीपक प्रस्तुत की जोड़ी और अनुक्रमित अंतराल एक प्रमुख आवश्यकता है। तो यहाँ पे मतलब इंटरवल ऑफ पेयर्ड के बारे में दिया हुआ है कि इसके बीच में पेयरिंग कब होगी, जब इंटरवल का हम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है कि CS और UCS की बनाई गई प्रस्तुति की निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। किस सीक्वेंस में दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में व्यक्ति SR एसोसिएशन सीखता है, ना कि SS एसोसिएशन। और यहाँ पे डी है, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर है, यानी कि प्राचीन अनुबंधन यानी कि पैवलो की थ्योरी में व्यक्ति क्या सीखता है, SS कंडीशनिंग सीखता है। जैसे कि यहाँ पे भोजन और घंटी, यहाँ पे दोनों ही स्टिमुलस है, दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, तो इसको सीखा जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा हिस्सा सुनने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो यहाँ पे कान का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। आपका हरियाणा का सिलेबस प्रॉपर दिया भी हुआ है आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, कुछ भी अभी तक बाहर से नहीं पूछा गया है। तो पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कान के स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉक्लिया होता है। आप पढ़ते हुए आए हैं, आपको पता होगा। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका यूस्टेशियन नली, पिन्ना, कॉक्लिया या फिर सेमी सर्कुलर कैनल। तो यहाँ पे कॉक्लिया आपका राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल थर्ड पार्ट में आखिरी में होता है। घोंघे के जैसे बनी हुई एक आकृति होती है। आगे देखते हैं। क्षमता प्रेरणा काफ़ी हद तक क्या है। चार ऑप्शन है, बाहरी है, आंतरिक है, निष्क्रिय है या फिर ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आंतरिक। तो बेसिकली क्या है कि क्षमता या प्रेरणा जो होती है, तो ये मोटिवेशन का ही एक आंतरिक पार्ट है कि हमें ऐसा लगता है, अपनी क्षमता के ऊपर हमें भरोसा होता है, तो हम फिर मोटिवेट होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये एक तरह से आंतरिक थ्योरी के अंतर्गत इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन लोगों की एक अनिवार्य विशेषता जो कि मैकियावेलिज्म पर उच्च है, दूसरों के साथ हेरफेर करना, मुश्किल कार्यों में सफल होना,
दूसरों से संबंधित और उच्च पदों के लिए प्रयास करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मैकियावेलिज्म वर्ड आपको कहीं भी मिले तो ये दूसरों के साथ हेरफेर या धोखाधड़ी से रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब लेंस मांसपेशियों के दोषों के कारण जरूरी हद तक तैयार नहीं हो सकता है तो व्यक्ति इसमें से ग्रस्त होता है। ये आई के स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लेना है आई के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, डबल विज़न। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार फिर वहाँ पे डबल विज़न दिखता है, चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा ब्लर होकर के डबल सी विज़न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप ऑफ द टंग फेनोमेनन किस घटना को दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपका, प्राइमेसी इफेक्ट, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी और रिसेंसी इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर है। टिप ऑफ द टंग फेनोमेनन का मतलब है कि आपको वो चीज़ याद है, आपके एलटीएम में वो चीज़ है, लेकिन आप उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट आपको उस टाइम पे आपकी मेमोरी में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते आप उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो ये वाली घटना होती है टिप ऑफ द टंग फेनोमेनन। तो ये बेसिकली आपके एलटीएम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ है व्यक्तिगत प्रभाव, पर्यावरण बल और व्यवहार स्वायत्त निर्धारकों के बजाय परस्पर निर्भरता के रूप में कार्य करते हैं। तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवन इसको आप अलग से लिख के नोट्स बना लीजिएगा, ये टर्म लिख दीजिएगा और इसका ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम तक आपका अच्छा खासा खुद के नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पे ही बेस्ड होंगे। बाकी पढ़ाई भी करना है, ये भी साथ साथ में करना है, मैंने कई बार बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण कब होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जब उद्दीपक स्थितियों की सामग्री समान होती है। नेक्स्ट है कि जब दोनों कार्यों को पूरा करते समय तकनीकों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब दोनों कार्यों का अंतर्निहित सिद्धांत एक ही होता है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र इन लर्निंग होता है, ये सभी यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी स्थिति मानसिक मंदता से जुड़ी हुई है? 4 ऑप्शन है आपका, डाउन सिंड्रोम है, फेनिलकेटेनिरिया है, हाइड्रोसेफली है या उपरोक्त सभी। तो ये सभी स्थितियाँ मानसिक मंदता से, मेंटल रिटार्डेशन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आत्म संदर्भ, सेल्फ रेफरेंस प्रभाव क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ये भी एक टर्म आया, इसको भी लिख करके जो राइट आंसर है उसको लिख करके आप अपना नोट्स खुद का मेंटेन कर सकते हैं, तो ऐसा ज़रूर करिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम राइट ऑप्शन को ही पढ़ लेते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे कवर करना है। आप स्क्रीन पे ये चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार है कि यह एक उच्च याद रखने की क्षमता को संदर्भित करता है जब उन शब्दों को सार्थक रूप में खुद से रिलेट करने को कहा जाए। तो बेसिकली आत्मसंदर्भ का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सिंपैथेटिक सिस्टम और ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी टेक्निक्स जो हैं वो व्यक्ति को तनाव से उबरने में हेल्प करती हैं अपने अपने तरीके से। नेक्स्ट है, अगर P फिर Q डॉट P इसलिए Q, यह अनुमान दिखाता है। बेसिकली आपकी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रीजनिंग वाले चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये नियमात्मक वैधता, ये डिडक्टिव वैलिडिटी या फिर डिडक्टिव थिंकिंग या फिर डिडक्टिव रीजनिंग को यहाँ पे ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टैट से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, सम ऑफ रैंक टेस्ट कब यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जब 2 स्वतंत्र समूहों के प्रदर्शन की तुलना करनी होती है तो सम ऑफ रैंक टेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो इन सभी
स्टैटिस्टिकल मेथड्स को मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। नेट का यूनिट नंबर 2 यानी कि आपका रिसर्च एंड स्टैट्स इन साइकोलॉजी, तो ऑल टॉपिक्स मैंने वहाँ पे करवाया हुआ है। ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स वहाँ करवाए हैं, कौन किससे रिलेट है, कौन किससे अलग है, किसका क्या काम है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं। माता पिता आमतौर पर अतिरंजित धुनों, सरल व्याकरण, पुनरावृत्ति आदि का उपयोग करते हुए युवा शिशुओं से बात करते हैं। तो इस तरह की भाषा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। बच्चे ये जब एक लेटर के वर्ड्स बोलते हैं, 2 लेटर के वर्ड्स बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके 1 से 2 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है होलोफ्रेसिस, बड़बड़ाना, टेलीग्राफिक स्पीच और मोथेरिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको भी अलग से लिख के आप अपना नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के नियम यह मानते हैं कि अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जब कंडीशनल रिफ्लेक्स के साथ कालिक समीपता में घटित होता है तो कंडीशनल रिफ्लेक्स की ताकत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि नियम ऑफ सुदृढ़ीकरण, लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट जब होता है तो बेसिकली कंडीशनिंग जो है आपकी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा बयान प्रपत्र प्रत्यक्षण फॉर्म परसेप्शन के बारे में गलत है। तो फॉर्म परसेप्शन से क्वेश्चन आपका आया हुआ है और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आकृति के रूप में देखे जाने वाले भाग एक निश्चित आकार के रूप में देखा जाता है, करेक्ट है। जमीन से बेहतर आकृति को याद रखा जाता है, करेक्ट है। आकृति को जमीन से दूर परसीव किया जाता है, देखिए ये पॉइंट गलत है। और लास्ट है कि आकृति और ज़मीन को अलग करने वाला कॉन्टूर आकृति का हिस्सा माना जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या फिगर और बैकग्राउंड से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमें पता है कि फिगर एक उभरी हुई आकृति होती है जो कि हमेशा बैकग्राउंड से आगे होती है, तो हमें ये चीज़ याद रहती है। तो यहाँ पूछा क्या कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। और नेक्स्ट है कि एक भेड़िए को एक कुत्ते के रूप में माना या देखा जाता है क्योंकि इसमें कुत्ते की अवधारणा से जुड़ी बाहरी विशेषताएं हैं। यह किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो एक प्रोटोटाइप का एग्जाम्पल है कि उसकी बनावट कुछ कुछ वैसी ही होती है, जंगली जानवर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य से अधिक नुकीला एक आवृत्ति विवरण। बेसिकली ये एनपीसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एनपीसी बहुत ज़्यादा नुकीला हो जाता है तो ये इस तरह से बना होता है, तो ये क्या कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लेप्टोक्रोटिक। यहाँ पे कुर्टोसिस के 2 पार्ट होते हैं और यहाँ पे ये वाला जब ये नुकीला हो जाता है बिल्कुल से इस तरह से, तो ये ऑप्शन नंबर बी लेप्टोकुर्टोटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवधारणा गठन कॉन्सेप्शन फॉर्मेशन के क्लासिकल विचार की एक धारणा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसको आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे राइट आंसर को बताऊँगी। तो आप स्क्रीन को पॉज करके ऑप्शन को पढ़ लीजिए क्योंकि इतने सारे लंबे लंबे सभी ऑप्शंस को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उपयुक्त सीखने के स्थानांतरण को परिभाषित करें। ट्रांसफ़र इन लर्निंग का डेफिनेशन। यहाँ 4 ऑप्शन है, यहाँ पे राइट आंसर को आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके सभी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली क्या होता है कि जब एक स्थिति में सीखी गई सामग्री दूसरी स्थिति में प्रभावी ढंग से लागू होती है तो यही होता है ट्रांसफ़र इन लर्निंग। आगे देखते हैं, बेंडूरा के अनुसार आत्म सामर्थ्यता सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे वर्णित की जाती है। 4 ऑप्शन यहाँ है, जिस तरह से व्यक्ति अपने आत्म के मूल्य को देखता है, एक विशिष्ट कार्य पूरा होने तक व्यक्तिगत इनाम को स्थगित करने का स्वैच्छिक निर्णय, किसी व्यक्ति का निजी विश्वास कि वह घटनाओं को नियंत्रित करने और कार्यों को पूरा करने में कितना सक्षम है, और लास्ट है कि एक व्यक्ति की धारणा कि उसका पसंद और निर्णयों पर कितना नियंत्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्म सामर्थ्यता का मतलब होता है कि वह घटनाओं को नियंत्रित करने और कार्यों को पूरा करने में कितना
कैपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने रिमेम्बरिंग को रचनात्मक कहा। तो यहाँ पे बॉटलेट, ये बॉटलेट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक बॉटलेट ने रिमेम्बरिंग को रचनात्मक कहा था। सृजनात्मकता का विकास अपने शीर्ष पर होता है किस एज में? तो ये 30 to 39 के एज में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 20 to 29, 30 to 39, 50 to 59 और 60 to 69। तो जब हम 30 to 39 के स्टेज में होते हैं तो उस समय हमारी क्रिएटिविटी बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसको आपने मैच कराना है। बेसिकली ये क्ल्यू डिपेंडेंट मेमोरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह से क्ल्यू को याद रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको, और ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्ल्यू रिलेटेड मेमोरी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना जहाँ पूर्ण शून्य बिंदु ज्ञात हो उसे लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? जहाँ पे एब्सोल्यूट 0 पॉइंट हमें मिलता है तो वो स्केल आपका रेशियो स्केलिंग होती है। स्केलिंग से क्वेश्चन है आपका, 4 टाइप्स की स्केलिंग होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो स्केलिंग ऐसी होती है जहाँ की एब्सोल्यूट 0 पॉइंट पाया जाता है, जो कि आपके नेचुरल साइंसेज में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा न्यूरॉन का प्रकार नहीं है? कनेक्टर, एफरेंट, इफरेंट और लोकोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लोकोमीटर जो है वो न्यूरॉन का टाइप नहीं है। बाकी न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं, सबका अपना अपना काम है, अपनी अपनी लोकेशन है। नेक्स्ट है, होलो फ्रेजेस को परिभाषित करें। जैसा मैंने अभी बताया, होलो फ्रेजेस क्या होता है? एक शब्द के बोल या बयान को होलो फ्रेजेस कहा जाता है। जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे वो सीखना स्टार्ट, मतलब बोलना स्टार्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये परसेप्शन से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कुछ यहाँ पे आकृति दी हुई है, इसको आप किस तरह से देख सकते हैं? इस तरह का जब प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं तो इसमें से कौन सा नियम लागू होता है? समापन का नियम, निरंतरता का नियम, आकृति और पृष्ठभूमि का नियम, या फिर लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलिवान के द्वारा दिए गए पैरा एंटैक्सिक अनुभूति के स्तर को परिभाषित करें। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये टर्म को आपने लिख लिया, इसका जो राइट आंसर है उसको आपने लिख लिया, ये आपका नोट्स तैयार होता चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए और इसको हम सिर्फ इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? खोजी कारक विश्लेषण का उपयोग एक निर्माण के कारक संरचना को खोजने के लिए किया जाता है, यह सिद्धांत संचालित है। नेक्स्ट है, पुष्टि किए गए कारक विश्लेषण का उपयोग अवधारित डेटा के लिए हाइपोथेसाइज्ड कारक संरचनाओं को फिट की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही है कि कारक विश्लेषण का जो यूज़ होता है दोनों ही स्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण की विश्वसनीयता की गणना के लिए उपयोग नहीं होता है? फैक्टोरियल रिलायबिलिटी, ऑल्टरनेट फॉर्म्स, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और रेशनल इक्विवेलेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फैक्टोरियल रिलायबिलिटी को हम यूज़ नहीं करते हैं किसी भी स्केलिंग या फिर किसी भी टेस्टिंग के रिलायबिलिटी को निकालने के लिए। यहाँ पे इसको भी मैंने करवाया हुआ है मेरे चैनल पे। नेट का 3rd पार्ट जो है, टेस्टिंग वाला पार्ट जो है, उसके भी मैंने एक एक टॉपिक करवाए हैं, उसमें ये सारे टॉपिक्स भी मैंने करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, पूरे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मन लगातार पर्यावरणीय मांगों के अनुकूल होता है, ये स्टेटमेंट किस अप्रोच का था, किस साइकोलॉजिकल अप्रोच का था? तो बेसिकली फंक्शनलिज्म का ये एक बहुत ही
सोल पॉइंट था उसका, ये सोल पॉइंट था और उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गहराई प्रत्यक्षीकरण का मोनोक्यूलर क्ल्यू नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एक नेत्रीय संकेत और द्विनेत्रीय संकेत से क्वेश्चन पूछा गया है। परसेप्शन का ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो कन्वर्जेंस है उसमें दोनों आँखों को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है कि डैश ने कंस्ट्रक्टेड रोले रेपर्टरी टेस्ट का निर्माण किया। तो जॉर्ज कैली ने रोल कंस्ट्रक्ट रेपर्टरी टेस्ट का निर्माण किया, जो कि व्यक्तियों के कंट्रास्ट को मूल्यांकन उसमें किया जाता है। तो जॉर्ज कैली, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उद्दीपन का प्रत्यक्षीकरण हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। ये किस थ्योरी को बताती है, तो ये जेम्स लॉन्जे थ्योरी ऐसे ही बताती है कि जब स्टिमुलस को देखा जाता है तो पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बाद में उस उद्दीपन के बारे में पता चलता है। तो ये जेम्स लॉन्जे थ्योरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। ये बताया गया कि ये जरूरी नहीं है कि जो परीक्षण विश्वसनीय है वो वैध भी होगा। विश्वसनीयता और वैधता दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य भूलने के एकीकरण सिद्धांत को समर्थन देता है। फॉरगेटिंग की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूल वक्र के रूप में, प्रतिधारण के रूप में और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ये सभी क्या करते हैं, भूलने में हेल्प करते हैं, यानी इनके थ्रू हम चीज़ों को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है डैश, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको हम पूरा ही पढ़ लेते हैं कि शंकुओं की उत्तेजना रंग और साथ ही उसके चमक के रूप में परिणित होती है। नेक्स्ट है, अव्यक्त सीख सबसे उच्च रूप में ऐसे वर्णित की जा सकती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे कि सीखना जो मानसिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, सीखना जो कि व्यवहार परिवर्तन में तुरंत परिलक्षित नहीं होता। सीखना जो पुरस्कार, प्रतिफल और सजा पर आधारित होता है। और ऐसा सीखना जबकि व्यवहार पहले ही हो चुका हो। तो लेटेंट लर्निंग कब परिलक्षित होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्यक्त सीखना तुरंत ही नहीं पता चलता कि हमने सीख लिया, लेकिन वहाँ पे लर्निंग हो चुकी होती है। नेक्स्ट है, मानवीय आँख का कौन सा हिस्सा नेत्र गोलक के गोल आकार को संरक्षित करता है। तो ये कांच के समान पदार्थ, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिग्नल का पता लगाने के सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है और इसके जो 4 एलिमेंट्स हैं वो ऑप्शन नंबर सी में दर्शाए हुए हैं, यानी कि हिट, मिस, करेक्ट रिजेक्शन और फॉल्स अलार्म। तो ये ऑप्शन नंबर सी में इसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, प्रायोगिक न्यूरोसिस, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस किसका कॉन्सेप्ट है। तो ये पैवलोव का कॉन्सेप्ट है, पैवलोव की थ्योरी का सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, जब कोई बुद्धि परीक्षण यह नापता हो जो उसे नापना चाहिए तो वो क्या कहलाता है, ये चीज़ वैधता कहलाती है कि जिस चीज़ को मापने के लिए बनाई गई है उसी चीज़ को अगर माप कर रहा है तो वो वैलिड है, मतलब कि वो स्केल हमारा, वो टेस्टिंग हमारी वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैधता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्दीपक जो प्रबलित प्रतिक्रिया के साथ घनिष्ठ अस्थायी रूप से घटित होता है उसी प्रतिक्रिया के साथ जुड़ जाता है ताकि इसका बाद में आह्वान किया जा सके। हिंदी वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा। और इस सिद्धांत को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये सिद्धांत क्या है, तो हल की सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गणित कटौती सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया था, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लीजिए एक प्रयोग में उद्दीपन ए फूड है और S1 के लिए प्रतिक्रिया सलाइवेशन है।
और स्टिमुलस 2 घंटी है और इसके लिए प्रतिक्रिया सुनना है। तो ऐसे में क्लासिकल कंडीशनिंग किसको संबोधित करेगा? तो देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग से ही अभी तक हमने देखा कि घुमा फिरा करके आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हुए हैं। इसमें CR UCR में कैंडिडेट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इसको मैंने करवा रखा हुआ है थोड़ा सा शॉर्ट में, तो इसको देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा सामाजिक उद्देश्य नहीं है? अपमान, प्रतिरोध, चेतना और दोषी ठहराना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल कंपोनेंट। इसको आप पूरा क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये पता होगा या आपने कभी सुना होगा तभी आपको ये समझ भी आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति आवृत्ति विवरण का प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है? तो किस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं? तो आवृत्ति बहुभुज, हिस्टोग्राम, ओजाइव और ऊपर के सभी, तो इन सभी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको एक टेबल के रूप में, चार्ट के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर है। CAVD की बुद्धि परीक्षा, CADV का बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा ये पेज ब्लर है। इसका फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पे कंप्लीशन है और आपका अर्थमेटिक है और आपका वोकेबलरी है और डायरेक्शन है। तो इसको लिख लीजिए, CAVD का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? तो C फॉर कंप्लीशन, A फॉर अर्थमेटिक, B फॉर वोकेबलरी और D फॉर डायरेक्शन। ये ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है। और आगे देखते हैं, जैसा कि हॉर्नी द्वारा दिया गया है, तंत्रिका संबंधी आवश्यकता का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी जन्मजात, ये बेसिकली बाय बर्थ होता है, बेसिक। और आगे है, गिलफर्ड संरचना का बुद्धिमत्ता मॉडल बताता है। तो बेसिकली इन्होंने 120 फैक्टर्स के बारे में स्टडी करी थी, उसके बाद फिर उसको इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं अलग अलग। इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करके 6 × 5 × 6 में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं में से एक है। तो बेसिकली इनकी आलोचनाओं में से एक क्या है कि इन्होंने लैंगिक विवादों और कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। इनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी को लेकर के उस टाइम में कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरपेक्ष रिफ्रैक्टरी अवधि का कितना है, क्या है? तो इसका मतलब होता है 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके से पूछे जाते हैं, देखने में इजी लगता है, नोट करके रख लेंगे तो आपको ये याद रहेगा। आगे देखते हैं, ये पेज थोड़ा सा ब्लर आ गया है। मूल प्रवृत्ति और सहज प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे गलत है। मतलब कि मूल प्रवृत्तियों की क्रियाओं को रिफ्लेक्स क्रियाओं से ज़्यादा समय नहीं लगता, ये स्टेटमेंट गलत बताई गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैच कराना है आपने और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप खुद से करिएगा। फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। और यहाँ पे आपका ये चार्ट दिया हुआ है, इसको आप करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने किसका क्या आंसर लगाया है। आगे देखते हैं, इंसान में तंत्रिका आवेग की अधिकतम आवृत्ति होती है तो 500 प्रति सेकंड, ये ऑप्शन नंबर। मैक्सिमम इतना होता है, नर्व इम्पल्सेस मैक्सिमम इतनी गति से हो सकता है, तो ये 500 मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस को लिख लिया करिए तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भूमिका पर अधिक जोर देता है? तो बेसिकली ये है लिंडस्ले की थ्योरी। लिंडस्ले की एक्टिवेशन थ्योरी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलिमिनल शब्द का प्रयोग उन विचारों की व्याख्या के लिए किया जाता है जो चेतना की अवसीमा के तले होता है। ये किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट था? तो ये जोहान हर्बर्ट ने दिया हुआ था। सबलिमिनल परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट है, किसने कहा था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुपात में बुद्धिमान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, टर्मेन ने ऐसा बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो उसके अनुपात में व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि की वैध योग्यता नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और बेसिकली ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है कि मानव व्यवहार के हर पहलू को हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिप्नोगॉगिक चित्र क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समाप्त होने के बाद एक छवि बल्कि अनुभूति प्रभाव है। नेक्स्ट है, ऐसी छवियाँ जो सोने और जागने के बीच में होती हैं। नेक्स्ट है, ज्वलंत स्मृति चित्र हैं जो कि फोटो मेमोरी की विशेषता है। और लास्ट है, ऐसी छवियाँ जो किसी व्यक्ति को गहरी नींद में जाने से ठीक पहले होती हैं। तो ये हिप्नोगॉगिक चित्र ये ऐसा ही है कि बिल्कुल गहरी नींद में जाने से पहले जस्ट इस तरह की छवियाँ आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये स्टैट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसडी से क्वेश्चन स्क्रीन पे, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मर के अकॉर्डिंग प्रत्यक्षीकरण के लिए क्या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? तो मर ने अपनी एक थ्योरी दी थी परसेप्शन की, और जिसमें उन्होंने बताया था कि रेटिना के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो रेटिना किन चीज़ों पर फोकस्ड होता है और जिससे कि हमें उस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो ये 3 विशेषताएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समरूपता, किनारा और समानता के क्षेत्र, तो कॉन्टोरिंग, और ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा है। एक मोडस टॉलेंस तर्क में तर्ककता, ये रीजनिंग से क्वेश्चन आ रखा हुआ है आपका, और यहाँ पे पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पूरा ये क्वेश्चन और इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। मनुष्यों में कामुक उत्तेजना किस लेवल पर कंट्रोल होती है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, रीढ़ की हड्डी, और सेरेबेलम और मेजुला। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा जो कामुक उत्तेजना है वो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस का कौन सा सिद्धांत लूरिया द्वारा किए गए मस्तिष्क संरचना के विश्लेषण पर आधारित है? यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। ऑप्शन भी आपका दोनों लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी वाला ही मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लूरिया के ही कॉन्सेप्ट को आगे चल करके नागलिरी, किर्वी और दास ने इसको डेवलप किया और ये पास मॉडल बन गया। तो ये लूरिया का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है और आजकल हर एग्ज़ाम में लूरिया की थ्योरी से क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सील गुण सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? इन शॉर्ट यहाँ पे सिंपली पूछा है सील गुण यानी कि ट्रेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्लर भी है, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आई है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर ही हम पढ़ लेते हैं। ट्रेट थ्योरी यानी कि सीलगुण सिद्धांत की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि सीलगुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति विशेषताओं में समानताएं और मतभेदों को स्पष्ट करके व्यक्तित्व की संरचना का विश्लेषण होता है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अलग अलग ट्रेट थ्योरीज दिए गए हैं, जिसमें कि ऑलपॉट की थ्योरी सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे है, DTPS का क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अर्थ भी पूछ लेगा, फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसको अलग से डायरी मेंटेन कर लीजिएगा। ये सारे जितने फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस है 1-2 रहता ही रहता है, तो आप अलग से उसको लिखते चले जाइए जितना आप उसको कर सकें, जितना ज़्यादा आप अपना बना सकें।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डिफ्यूज थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम, ये इसका राइट आंसर है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने इसको पहली बार सुना होगा, DTPS को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो आपका एक काम है कि आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करिएगा और इसके कीवर्ड्स को, 2-4 कीवर्ड्स को इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने रख रखाव और विस्तार पूर्ण पूर्वाभ्यास के बीच अंतर प्रतिष्ठित किया। मेमोरी से क्वेश्चन है, मेमोरी की थ्योरी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेंटेनेंस और इलाबोरेटिव मेमोरी के बारे में किसने बताया। तो क्रैक एंड लॉकहार्ट का मॉडल हम जब देखते हैं तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु के साथ तुलना में छड़ के लिए डैश के लिए अधिक संवेदनशील प्रतीत होता है। ये आपके आँख के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आँख के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है और यहाँ पे ध्यान में रखना है आँख का स्ट्रक्चर और कान का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ें, 2-4 चीज़ें अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं तो कोई भी हानि नहीं है, इवन आपको फ़ायदा ही है। तो आँख के स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखा जाता है कि शंकु की तुलना में जो छड़ होती है, जो रॉड्स होते हैं, वो छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए अधिक संवेदनशील होता है। और यहाँ ये वीडियो बनाते हुए आधा घंटा से ऊपर का टाइम हो गया है। लगातार बैठ करके इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवेज हम लोग 73 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नॉम चॉम्स्की के क्वेश्चन से थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है और इनके सिद्धांत का एक लक्षण है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नॉम चॉम्स्की की थ्योरी पर फिट बैठता है। तो पूरे क्वेश्चन को आप स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों के पास एक जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि LAD किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा बयान गलत है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। परसेप्शन से क्वेश्चंस है यहाँ पे पूछा हुआ है और ऑप्शन नंबर 1 इस प्रकार है कि प्रत्यक्षण प्रकृति में तत्काल है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षण अनुभव अनम्य है और लास्ट है प्रत्यक्षण में जटिल तांत्रिक प्रक्रिया शामिल होती है, तंत्रिका प्रक्रिया शामिल होती है। तो यहाँ पे गलत को पूछा हुआ है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बोर्ड। आगे देखते हैं, प्रत्यक्षण के परिधीय कानून क्या है। पेरिफेरल प्रिंसिपल से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन है। व्यक्तियों का संदर्भ देते हुए नियम, स्थिति उद्दीपक स्थिति की बात करता हुआ नियम, नियम जो कम महत्व या प्रभाव के होते हैं और लास्ट है नियम जो मुख्य रूप से अवधारणात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है कि उद्दीपक की स्थिति के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। पेरिफेरल लॉज में फिर आपके 6 अलग अलग सब लॉज अलग से दिए हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्टोरियल डिज़ाइन से क्वेश्चन है और इसको आप देख लीजिएगा। 3×3×2 फैक्टोरियल डिज़ाइन, जिनमें से प्रत्येक सेल में 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो कुल कितने सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है और ऑप्शन ये 180 आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, पहले मस्तिष्क की संवेग स्थिति, संवेग संबंधी जानकारी के लिए निम्न में से अंतिम स्थान क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एमिगडाला और सिंगुलेटेड कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि कार्यवाही होने से पहले बेसिकली क्या होता है कि इमोशन से रिलेटेड जानकारी के लिए जो लास्ट में जो इम्पल्सेस जाते हैं तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषाई सापेक्षता परिकल्पना क्या है। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस क्या है।
4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से सब सेंटेंस में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के अनुसार भाषा विचारों की सामग्री निर्धारित करती है। अब अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इस टर्म को फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो आपके लिए एक टास्क है कि आपको सर्च करना है कि ये किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दीर्घावधि स्मृति यानी कि LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, जिनमें से कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है कि LTM की क्षमता असीमित है। नेक्स्ट है सामग्री हमेशा के लिए LTM में संग्रहित रहती है। और लास्ट है न्यूरोलॉजिकल जांच से पता चलता है कि LTM हिप्पोकैम्पस के साथ निकटता से जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे A, B और C ये तीनों ही बातें जो हैं वो LTM के लिए बिल्कुल करेक्ट है। और आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन अभी और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थगत तथा जेनेरिक स्मृति का मॉडल नहीं है। 4 ऑप्शन है आपका सेट सिद्धांतिक मॉडल, संचयन मॉडल, विस्तारण उत्तेजन मॉडल और विशेषता तुलनात्मक मॉडल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी कि संचयन मॉडल जो होता है वो अर्थगत या फिर जेनेरिक स्मृति का मॉडल नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपका परसेप्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, घुमा फिरा करके भी दिया हुआ है, और मेमोरी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा डीप है। तो आप टॉपिक्स को पढ़िएगा। सिलेबस ऑलरेडी साइट पर मेंशन करी गई है, मैंने भी वीडियो अपलोड की हुई है HPSC साइकोलॉजी सिलेबस के लिए, और वहाँ से जाके आप सिलेबस पूरा देख लीजिएगा। टॉपिक को पढ़िएगा, थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा। जितनी चीज़ें हैं उतना तो पढ़ना ही है, उसके साथ में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मेमोरी का क्वेश्चन आ गया है। प्रतिचित्रात्मक मेमोरी यानी कि आपका आइकॉनिक या विजुअल मेमोरी के अस्तित्व को दस्तावेज बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो बेसिकली ये जॉर्ज स्पर्लिंग थे, जिन्होंने 1960 में अपने रिसर्च में इसको लेकर के इन्होंने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये वाला टर्म दिया। तो ध्यान में रखना है कि प्रतिचित्रात्मक स्मृति, आइकॉनिक मेमोरी जॉर्ज स्पर्लिंग के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है टॉलमैन के अनुसार फील्ड कॉग्निशन मोड क्या है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कि दूसरी चीज़ों की तुलना में कुछ चीज़ें आसानी से जानने के लिए झुकाव को दर्शाता है फील्ड कॉग्निशन मोड। अब ये कॉन्सेप्ट आप में से बहुत लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो आपको वैसे तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, बट आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा कि ये कॉन्सेप्ट फील्ड कॉग्निशन मोड कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पृष्ठभूमि या फ्रेम में चलने की वजह से जब एक स्थिर जगह या ऑब्जेक्ट हिलता हुआ माना जाता है तो इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट, स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन और मूवमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे रिड्यूस्ड मूवमेंट और इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है ये इसका राइट आंसर है। यानी कि ये क्या होता है, इंड्यूस्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट अपने उसका जब बैकग्राउंड चल रहा होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्थिर होता है। जैसे हम लोग कई बार पुरानी पिक्चर्स में हम देखते थे कि पुरानी पिक्चर्स में क्या होता था, पीछे से पर्दे को चेंज किया जाता था, एक्टर और एक्ट्रेस अपनी जगह पे ही होते थे। तो ये क्या होता है, इंड्यूस्ड मूवमेंट कहा जाता है। और इसमें हमें ऐसा इल्यूज़न होता है कि वो लोग चल रहे होते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो इसको इस तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब आपका टास्क क्या है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि रिड्यूस्ड, इंड्यूस्ड तो आप जान ही गए हैं, और आपका ऑटोकाइनेटिक और स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट, इसको आपको डिटेल में लिखना है। इसकी डेफिनेशन, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया ये भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा।
आगे है स्थानांतरण को परिभाषित करें। ट्रांसपोजिशन क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कि क्या है? तो यह वह सीख होती है जिसमें व्यक्ति 2 स्टिमुलस के सापेक्ष रिश्तों के आधार पर उनमें भेदभाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आम नींद विकार, स्लीप डिजीज से क्वेश्चन है यहाँ पे, स्लीपिंग डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे या अर्थात एन्यूरेसिस, सोम्बुलिज्म, रात का भय और बुरे सपने किस दौरान होते हैं, यानी कि जो स्लीपिंग डिसऑर्डर जिन व्यक्तियों को होता है तो नींद के किस स्टेज के दौरान हमें वो परिलक्षित होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड अराउजल फ्रॉम स्लो वेव स्लिप, सी है, ए बी दोनों, डी है कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है रैपिड अराउजल फ्रॉम स्लो वेव स्लिप, इस दौरान में जो डिज़ीज़ है, बहुत कॉमन जो डिज़ीज़ है वो यहाँ पे परिलक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैड से। फ्रैड के अनुसार इडिपस कॉम्प्लेक्स का विकास किस चरण में होता है? तो ये तो आपको पता होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, फैलिक स्टेज में ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होता है, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा कारण तर्क में त्रुटियों का कारण बन सकता है? 4 ऑप्शन है। रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मतलब कॉग्निटिव को तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, रीजनिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो, यहाँ से अलग अलग कॉन्सेप्ट भी पूछा जा रहा है और डीप क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। आधार रूपरेखा के तरीके, पुरोबंध प्रभाव, पुष्टि पूर्वाग्रह और ऊपर के सभी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम तर्क करते हैं तो उस दौरान ये चारों तरह की त्रुटियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है फ्लैश बल्ब मेमोरी किसका उदाहरण है? एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, ए बी दोनों या नन ऑफ द एबव। तो फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या है? एपिसोडिक मेमोरी से संबंधित होती है और इसी को हम लोग कई बार ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यंग हेल्महोल्ट्ज के रंग दृष्टि सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग नहीं है? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा रंग प्राइमरी कलर नहीं है? लाल, नीला, पीलापन लिए हुए हरा, नारंगी लाल और अल्ट्रामरीन नीला। तो यहाँ सी जो है नारंगी लाल या ऑरेंज कलर जो है उसको हम बना सकते हैं। हम जब रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर आपका अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैडली के चलन स्मृति मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दृष्टि स्थानिक स्केच पैड, चित्रमय कक्ष, ध्वन्यात्मक लूप और केंद्रीय कार्यपालक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पिक्टोरियल चैम्बर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इनमें से कौन से कैनन बर्ड द्वारा किए गए जेम्स लॉन्जे सिद्धांत की आलोचनाओं में से एक नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि कैनन बर्ड ने जेम्स लॉन्ज सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की थी। यहाँ उन आलोचनाओं को लिखा गया है, बताना है कि इनमें से इन्होंने कौन सी आलोचना नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर सी है कि केवल कुछ बुनियादी भावनाएं, अन्य सभी इसके संशोधन है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, शोध से पता चलता है कि वस्तुओं की छवि पर किए गए मानसिक जोड़ तोड़ उन वास्तविक वस्तुओं पर किए जाने वाले जोड़ तोड़ के समान है जो उन पर किए जाएंगे। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, कार्यात्मक अटलता परिकल्पना, कार्यात्मक समकक्ष परिकल्पना, कार्यात्मक जोड़ तोड़ परिकल्पना और कार्यात्मक वस्तु इमेजरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है कार्यात्मक समकक्ष परिकल्पना इसका राइट आंसर है। अब आपका टास्क क्या है, इन चारों परिकल्पनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक मांसपेशियों, कंडरा एवं संधि में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य ग्राहक मांसपेशियां, इन तीनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण नहीं है? नी जर्क रिफ्लेक्सेस, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस और आगे है आपका
एंकल जर्क रिफ्लेक्सेस और ब्रीदिंग रिफ्लेक्सेस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रीदिंग रिफ्लेक्सेस को मोनो रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण नहीं माना जा सकता, दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। संक्षिप्त तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को बढ़ाता है जिसे डैश गतिविधि द्वारा साबित किया गया है। तो ये ऊपर के सभी इसका एग्जाम्पल है और सही आंसर भी है, ये आप पढ़ सकते हैं। वृहत भक्षक कोशिका भी, टी कोशिकाएँ भी, बी कोशिकाएँ भी, और ऑप्शन नंबर डी जो है ऊपर के सभी, यानी कि ये तीनों ही इसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। नींद को विरोधाभासी नींद के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये भी थोड़ा सेंटेंस वाले ऑप्शन इसके हैं, तो इसको आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि रैम नींद को विरोधाभासी नींद के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट के दौरान में व्यक्ति का ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव रहता है, बट उसके मसल्स के ऊपर से कंट्रोल हट चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। आमतौर पर डैश आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब परिवर्तनशीलता यानी कि वेरिएबिलिटी के अधिक सटीक उपायों की गणना को सही ठहराने के लिए डेटा बहुत बिखरे हुए हों। तो ये QD जो है, चतुर्थक विचलन, थोड़ा बहुत स्टैट्स तो आपने पढ़ा ही होगा, तो स्टैट्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ईजी भी है, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी तो आप पढ़ ही सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि कोशिका संग्रहण प्रत्यक्षण की मूल इकाई है? तो ऑप्शन नंबर ए है गिब्सन इज़ द राइट आंसर। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, स्लीप पैटर्न से निकटता से संबंधित हार्मोन है सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। तो मेलाटोनिन जो है हाइपोथैलेमस से निकलता है और इसके द्वारा ही हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है वो कंट्रोल होता है। तो यही है सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। एंड आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। कोई सजेशन हो अगर आपका तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।